बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन। एनिमल्स और प्लांट दोनों में जो रिप्रोडक्शन के तरीक़ेकार हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। आज इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एमसीक्यूज़ का पेज नज़र आ रहा है। एमसीक्यू पहले एमसीक्यू पे ज़रा आप देखिएगा। एमसीक्यू नंबर 1, रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ, कि रिप्रोडक्शन किसकी सर्वाइवल के लिए लाजमी है। देखें, ए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी स्पीशीज़, बी में दिया हुआ है पॉपुलेशन, सी में दिया हुआ है जी इंडिविजुअल, और डी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। अगर कोई इंडिविजुअल यानी जानदार अपनी ज़िंदगी में रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो वो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार सकता है, यानी उसकी सर्वाइवल के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक स्पीशीज़ या पॉपुलेशन, इनका कोई भी मेंबर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो कुछ वक्त के बाद वो स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और वो पॉपुलेशन भी ख़त्म हो जाएगी। लाइक एक जगह पे 10 ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं और उन 10 में से कोई एक ऑर्गेनिज़म भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, उसकी ऑफस्प्रिंग नहीं आती है, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद जब ये जानदार डेड हो जाएंगे तो इनकी आगे कोई नस्ल मौजूद नहीं होगी, कोई जनरेशन मौजूद नहीं होगी। तो इसका मतलब ये स्पीशीज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, ये पॉपुलेशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये कहेंगे द रिप्रोडक्शन स्पीशीज़ और पॉपुलेशन दोनों की बका के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो डी वाला जो बोथ ए और बी वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं जी दूसरे एमसीक्यू पे। देखिए, डेवलपिंग सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ, के जो डेवलपिंग बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो किसका बहुत ज़बरदस्त ज़रिया होते हैं। तो आपने जो इसी चैप्टर में और पिछले चैप्टर में भी आपने हार्मोन्स के बोर्ड पढ़ा हुआ है, ऑक्सन, जिबिलरिन और साइटोकाइनेंस। जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं वो इन तीनों हार्मोन्स का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं, रिच सोर्स होते हैं। तो डी में आपको ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो बीज जब ग्रो करता है तो उसको हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। बाहर से तो बीज को वाटर के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता है, चंद गैसेज ही उसको मिल पाती हैं, ठीक है। हार्मोन्स वगैरह उसके अंदर बन रहे होते हैं और यही उसकी ग्रोथ को मेनटेन करते हैं। तो ये तीनों का बड़ा ज़रिया जो है ना वो बीज होते हैं। इसके बाद तीसरे एमसीक्यू पे मूव करेंगे जी। थर्ड एमसीक्यू में कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो आम तरीक़ाकार हैं वो आपसे पूछे गए हैं। तो एमसीक्यू ए में आपको टिश्यू कल्चर दिया हुआ है, बी में आइडेंटिकल ट्विन दिया हुआ है और सी में क्लोनिंग दिया हुआ है। ये तीनों के तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। तो तीनों ऑप्शन ही चूँकि करेक्ट है तो डी में ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, तो इसका भी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद बेटा चौथे एमसीक्यू पे मूव करेंगे। चौथे में है जी मियोसिस अकर्स इन द प्लांट एट द टाइम ऑफ। ये एमसीक्यू आपको 21वें चैप्टर के एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है कि पौधों में और एनिमल्स में डिवीजन के लिए माइटोसिस भी हुआ करती है और मियोसिस भी हुआ करती है। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, 21वां चैप्टर आपने पढ़ लिया हुआ है कि माइटोसिस ये बॉडी में जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें हुआ करती है, जबकि जो मियोसिस है ये जर्म लाइन सेल्स में हुआ करती है। जर्म लाइन सेल्स का मतलब है कि जो गैमीट बनाने वाले सेल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैमीट बनाते वक्त यानी गैमेटोजेनेसिस के दौरान ही मियोसिस हुआ करेगी। तो ए ऑप्शन है ना वो करेक्ट होगा। चौथे एमसीक्यू का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, गैमेटोजेनेसिस। पाँचवें पे मूव करेंगे।
पांचवें में है जी हार्मोन्स इंड्यूसिंग पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करवाने वाले हार्मोन्स 17 चैप्टर में, और इसमें भी ये हार्मोन्स अलग अलग दिए हुए हैं। तो पहला ऑक्सिन है, जिबिलिन है, साइटोकाइनिन है, तीनों हार्मोन्स ये एबिलिटी रखते हैं कि पौधे में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करवा सके। पार्थिनोकार्पी का मतलब मैं आपको बताता चलूँ, आमतौर पे जब कोई भी एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है तो वो कब बनता है, जब जाइगोट बनता है। जाइगोट कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी मेल और फीमेल के मीट जब मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन, उस वक्त एम्ब्रियो बनता है। लेकिन बाद विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बगैर ही एम्ब्रियो बन जाता है। और जो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बगैर बना है वो जिस आगे पौधे में तब्दील होगा, फ्रूट में तब्दील होगा, वो फ्रूट बीज के बगैर होगा, और इस अमल को पार्थिनोकार्पी बोला जाता है। और यही जब एनिमल्स के केस में जाता है तो हम इसको पार्थिनोजेनेसिस नाम दे देते हैं, जो कुछ ऑर्गेनिज्म में यानी एनिमल्स में भी हुआ करता है। तो यहाँ पे जो है ना वो हम करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों हार्मोन जो है ना वो ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो अब हम आगे मूव करेंगे जैसे 6 MCQ पे, 5th आंसर डी होगा, 6 पे मूव करेंगे। डॉर्मेंसी इज फेवरेबल, डॉर्मेंसी जो है ना वो फेवरेबल होगी, ज़्यादा ज़रूरत होगी डॉर्मेंसी की। कब ज़रूरत होगी, AMCQ में कंडीशन आर फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल होगी, नो। कंडीशन जब फेवरेबल होगी तो पौधे को डॉर्मेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। लो टेम्परेचर एंड हार्श विंटर, जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाए और पौधे के लिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए टेम्परेचर अवेलेबल ना हो, टेम्परेचर डाउन हो जाए, जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधा डेड भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जो है ना वो पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है। आमतौर पे बीज की बात किया करते हैं, बीज डॉर्मेंट हो जाता है या डॉर्मेंसी में चला जाता है, तो यही बी ऑप्शन जो है ना, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जब टेम्परेचर डाउन हो जाए और मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा सर्द हो जाए तो ऐसी कंडीशन में बीज डॉर्मेंसी में चला जाता है। नेक्स्ट 7 पे मूव करेंगे जी। ऑक्सिन, जिबिलिन और साइटोकाइनिन इन डेवलपिंग सीड्स आर द एसोसिएटेड विद, कि ऑक्सिन, जिबिलिन या साइटोकाइनिन ये जो प्लांट के हार्मोन्स हैं, जब एक बीज ग्रो कर रहा होता है तो ये क्या रोल प्ले करते हैं, इनका तल्लुक किससे होता है। ए में दिया हुआ है अल्फा में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाते हैं जी, बिल्कुल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट इन्होंने घर पानी होती है। बी में दिया हुआ है जी अकोमुलेशन ऑफ फूड रिजर्व्स, के फूड के जो रिजर्व्स है, रिसोर्सेज हैं, उनको जो है ना वो ये अकोमुलेट यानी जमा करवाते हैं, ये भी ठीक है। सी में दिया हुआ है सम टाइम अकोमुलेशन इन द पेरिकैप, ये जो बीज का छिलका होता है पेरिकैप में ये जमा हो जाते हैं, जमा करवाते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है ना वो इनका ठीक होगा। 8वें में डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट होगा। सॉरी 8वें में नहीं, 7वें की बात हो रही है। अब 8वां MCQ डिस्कस करेंगे। रूट राइपनिंग इज ऑफन अकम्पेन्ड बाय द बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, ये एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन एक हार्मोन्स वाले टॉपिक में दी हुई है कि फूड का राइपन होना, पकना, एक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के बस्ट हो जाने की वजह से होता है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के बस्ट हो जाने की वजह से होता है, और इस अमल को क्लाइमेट्रिक बोला जाता है, क्लाइमेट्रिक। तो ए में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो 8वें का है ना वही ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे हम 9वें पे मूव करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये मैंने अभी आपको बताया था कि जब पार्थिनोकार्पी हुआ करती है यानी फर्टिलाइजेशन के बगैर, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनता है, तो वो एम्ब्रियो जिस रूट में तब्दील होगा उसके अंदर बीज मौजूद नहीं होगा, तो बीज मौजूद नहीं होगा तो वो सीडलेस कहलाएगा। किस अमल की वजह से हुआ, पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस एनिमल में और पार्थिनोकार्पी प्लांट में, तो ये ऑप्शन पार्थिनोकार्पी सी में दिया हुआ है, तो 9वें का सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। 10th MCQ पे मूव करेंगे। क्लाइमेट्रिक एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ इथीन, जब पौधे में इथीन रिलीज हुआ करती है तो इस वक्त क्लाइमेट्रिक एक्टिविटी जो है ना वो अपना एक्ट करती है, तो सी ऑप्शन जो है ना वो 10th वाले MCQ का करेक्ट होगा। तो यहाँ तक रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले टॉपिक के जो MCQs हैं मुकम्मल हो गया। अब हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो
11th MCQ पे हम आगे जो है ना वो बढ़ेंगे। 11 का 13, 14, 15, 16। देखें जी 11th वाले पे, वन विच इज़ नॉट रिलेटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर एनिमल्स में जो मेनली रिप्रोडक्शन हुआ करती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करती है, और मेनली जो बड़े एनिमल हैं, हायर एनिमल हैं, उनमें तो यही वाली हुआ करती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। छोटे एनिमल्स में जो कदीम ऑर्गेनिज़म्स एनिमल्स हैं, छोटे ऑर्गेनिज़म हैं, उनमें तो आमतौर पे ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मौजूद हो सकती हैं, लेकिन जो हायर एनिमल हैं उनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद होती है। तो इस MCQ के मुताबिक नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है या इससे रिलेटेड नहीं है। ए वाले में मियोसिस हुआ ही रिप्रोडक्शन के वक्त करती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, गैमीट बनते हैं, उस वक्त मियोसिस हुआ करती है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। बी में क्लोनिंग दिया हुआ है। ऊपर भी एक MCQ में हमने पढ़ा है कि जो क्लोनिंग है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप नहीं है, तो यही वाला बी ऑप्शन जो है ना वो हमारा करेक्ट होगा 11 MCQ का। आगे जी 12वें पे मूव करेंगे। क्लोनिंग हैज़ अ डिसएडवांटेज, कि क्लोनिंग में क्या डिसएडवांटेज हुआ करता है। नंबर अल्फा यानी ए ऑप्शन, रैपिड एजिंग के क्लोनिंग से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो एजिंग बहुत स्पीडली करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्लोनिंग जो है ना इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, उनमें अल्फ़ा वाला यही है कि वो रैपिड एजिंग करता है, और बीटा वाला लो रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस एंड डिजीज़। उन ऑर्गेनिज्म जो क्लोनिंग के ज़रिए पैदा किए गए हैं, उन ऑर्गेनिज्म में बीमारियों से बचने के लिए या जो माहौल की सख्तियाँ होती हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत मौजूद नहीं होती। ये ऑप्शन भी ठीक है। सी वाले में देखिए जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, वो तमाम ऑर्गेनिज्म हूबहू एक तरह के होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि जो क्लोनिंग हुआ करती है वो माइटोसिस के ज़रिए हुआ करती है, और माइटोसिस की बिल्ड है कि जैसा ऑर्गेनिज्म होता है हूबहू उसी की कॉपीज़ आगे प्रोड्यूस हुआ करती हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज वाला डी ऑप्शन जो है ना वो 12वें का करेक्ट होगा। उसके बाद 13 पे मूव करके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन बैरोनी रिप्रोडक्शन, जिनमें स्पर्म्स और एग्स वगैरह को आउटसाइड द बॉडी इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज आउट कर दिया जाता है और वो वापस मिल जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये जस्ट और जस्ट एक्वेटिक इन्वायरमेंट में हुआ करती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे 14 वाले पे देखेंगे जी। 14 वाले में बडिंग टाइप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल इज फाउंड इन, बडिंग किन में हुआ करती है? बडिंग यीस्ट में भी हुआ करती है, रोज़ में भी हुआ करती है, और हाइड्रा में भी हुआ करती है। तो इनमें भी ऑल ऑफ दीज वाला डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। बडिंग का मतलब क्या है? एक छोटा सा बड बनता है और वो बड बड़ा होता चला जाता है, और एट द एंड वो बड रिमूव होके एक नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है, डीटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है। आगे 15 MCQ पे मूव करेंगे। ओवो वीवी पैरस मैमल, ओवो वीवी पैरस, ओवो पैरस वो हैं जो एग लिंग होते हैं, एग्स वो ले करते हैं। वीवी पैरस वो होते हैं जो अपने ऑर्गेनिज्म को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। और ओवो वीवी पैरस ये वो होते हैं जो अपनी बॉडी में एक एग को प्रोड्यूस करते हैं, और उस एग के अंदर यानी एक शेल के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ग्रो हो रहा होता है, और जब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ मुकम्मल होती है तो वो एग को लेकर, तो एग को ब्रेक करके जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बाहर आ जाता है। तो डक बिल प्लेटिपस, डी ऑप्शन, डक बिल प्लेटिपस ये ऑर्गेनिज्म ओवो वीवी पैरस मैमल की एक किस्म है। इसके बाद ये 16 वाले MCQ पे मूव करेंगे। The one which is not right about gametogenesis, गैमेटोजेनेसिस के बारे में इनमें से कौन सी बात जो है ना वो दुरुस्त नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस इसका मतलब है गैमीट का बनना, और गैमीट का बनना गैमेटोजेनेसिस
गैमीट का बनना ये किसके ज़रिए हुआ करती है? गैमीट का बनना ये मियोसिस के ज़रिए हुआ करता है, और मियोसिस में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर भी हुआ करती है, जेनेटिक वेरिएशंस भी आती हैं। तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं जी। अल्फ़ा ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है दैट इज़ इट अकर बाय मियोसिस, जी बिल्कुल ये तो मियोसिस होती है, ये बात तो हमने वो वाला टिक करना है, दैट इज़ नॉट राइट, जबकि ये तो राइट है, ये टिक नहीं होगा। और आगे बी वाले में देखेंगे जी, इट प्रोड्यूस 4 गैमीट। एक म्यूसिस में एक सेल जब डिवाइड करता है तो पहले 2 बनते हैं और फिर उसके बाद 4 बनते हैं, तो एट दैट हमारे पास 4 बन जाते हैं। ये भी राइट है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है। सी वाले में देखेंगे जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू 1/2। ये भी मियोसिस की प्रॉपर्टीज है कि अगर 46 क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं तो जो गैमीट बनेगा वो 23 वाला क्रोमोसोम वाला बनेगा, यानी इनमें जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो रिड्यूस टू 1/2 हो जाएगी। डी वाले में देखें, इट मेंटेन सिमिलैरिटी। ऑर्गेनिज्म वो अपने पेरेंट के जैसा होता है, सिमिलर होता है। ये बात गलत है, क्योंकि हमने मियोसिस के बोर्ड पढ़ा है कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हुआ करती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन आते हैं, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट की तरह नहीं होगा, वो अपने वालिदैन की तरह नहीं होगा, बल्कि उसमें नई प्रॉपर्टीज़ वजूद में आ चुकी होंगी। नई प्रॉपर्टीज़ आ जाने का मतलब जेनेटिक रिकम्बिनेशन आ चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट 17 MCQ के ऊपर मूव करेंगे। 17 MCQ में विच इज़ रॉन्ग या व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट हर्मैफ्रोडाइट। यहाँ पे हर्मैफ्रोडाइट के बारे में जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो पूछा गया है। सबसे पहले आपको हर्मैफ्रोडाइट के बारे में पता होना चाहिए। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल दोनों करैक्टर मौजूद होते हैं, यानी वो एग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो स्पर्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन ऑर्गेनिज्म का बोला जाता है जी हर्मैफ्रोडाइट। तो हर्मैफ्रोडाइट के बारे में कौन सी बात इनमें इनकरेक्ट है? अल्फा ऑप्शन, दे हैव बोथ टाइप ऑफ गोनेड, उनमें ओवरीज और टेस्टिस दोनों तरह के गोनेड होते हैं, ये बात ठीक है। आर बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल भी होती है, ठीक है। इंसेक्ट्स आर कॉमन एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स भी की कॉमन एग्जाम्पल। ये तीनों बातें हर्मैफ्रोडाइट के बारे में करेक्ट है। तो डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज, तो नॉन ऑफ दीज जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ हमारा जो 17 MCQ है उसका डी ऑप्शन, और ऊपर वाले का भी डी ऑप्शन ही था, ये करेक्ट होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं MCQ 18 पे, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस ऑलवेज प्रोड्यूसिंग मेल। पार्थेनोजेनेसिस हमेशा मेल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है। पार्थेनोजेनेसिस ऑलवेज प्रोड्यूसिंग मेल इज ए ऑप्शन डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस या हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस या एपोमिक्सिस, तीनों में मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। इसका अभी हमारे ज़्यादातर ऑप्शन डी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने MCQ में ऑल ऑफ दी ज़्यादा इंक्लूड किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आपको पता चलें और डाटा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो सके। 19 MCQ पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिलरेट द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट को एक्सिलरेट करने वाला ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन में पार्थेनोकार्पी दिया हुआ है, और पार्थेनोकार्पी में एज आई हैव टोल्ड यू दैट नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सो इट कॉजेज रैपिडनेस इन द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रेट ऑफ रिप्रोडक्शन में तेजी या रैपिडनेस खास कर देता है, तो ये अल्फा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। आगे 20वें पे, विच टाइप ऑफ ट्विन्स आर प्रोड्यूस्ड माइटोटिकली। माइटोसिस के जरिए जो ट्विन्स प्रोड्यूस होते हैं वो ट्विन्स आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। ये आपने कई जगहों पे पढ़ा हुआ है, आइडेंटिकल ट्विन्स इसके ज़रिए प्रोड्यूस होंगे माइटोसिस के ज़रिए। माइटोसिस में जो एक सेल या ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, तो जितने नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो हूबहू अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसे होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तो इन दोनों को हम कहेंगे दीज आर आइडेंटिकल ट्विन्स। तो अल्फा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा 20वें का अल्फा ऑप्शन। आगे 21वें के ऊपर मूव करेंगे जी। मैं इनको भी दोबारा लिख लूँ ताकि MCQ भी इधर भी टिक होते चले जाएँ। 21वें पे 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28 और ये हो गया। अब ठीक है, चैलेंज 21वें पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हो चुका है जी, एक्सीलेट वाला जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजली इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो किस तरह से? एक मेल पार्टनर हुआ करता है और एक जन फीमेल पार्टनर हुआ करता है। मेल पार्टनर स्पर्म को बनाता है और फीमेल पार्टनर एग को बनाता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन होगी और उसके नतीजे में जाइगोट बना। वो जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है और वो एम्ब्रियो आगे इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है। तो इस इंडिविजुअल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में वजूद में आए, इसमें 2 पार्टनर, 2 ऑर्गेनिज्म, 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं। तो बी वाला ऑप्शन, 2 वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे 22 पे मूव करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस? जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल हो और जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल हो। ए वाले में रेप्टाइल दिया हुआ है। रेप्टाइल, आपको पता है कि जो रेप्टाइल्स है ना वो एग ले करते हैं। एग, रेप्टाइल जब उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एग को लेकर रखते हैं और उस एग में जब वो आउटसाइड द बॉडी आ जाता है उसी के अंदर आगे डेवलपमेंट हुआ करती है। जब उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है और वो नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है। और यही केस बर्ड्स में भी है। बर्ड्स की बॉडी में भी जो एग आउटसाइड द बॉडी मौजूद होता है उससे डेवलपमेंट होती है। जबकि प्रोटोजोआ की बात करें, ये एग लेइंग मैमल्स हैं। एग लेइंग मैमल्स, इनमें जो है ना वो डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी नहीं होती है। एग जो है ना वो प्रोड्यूस होता है और उनमें डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और वो ले किया जाता है। तो सी ऑप्शन इस MCQ का करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। आगे 23 पे मूव करेंगे। डक बिल प्लेटिपस एंड सफाइनी आंट ईटर, ये दोनों ओवो वीवी पैरस की एग्जांपल्स हैं। ये 2 ही एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है। पीछे भी हमने एक MCQ के अंदर पढ़ा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवो वीवी पैरस, और इधर जो डी ऑप्शन करेक्ट था वो डक बिल प्लेटिपस था। तो डक बिल प्लेटिपस और सपाइनी आंट ईटर ये दोनों किसकी एग्जाम्पल होंगी? ये ओवो वीवी पैरस की एग्जाम्पल होंगी। तो यहाँ भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे हम देखेंगे जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पर्म्स आर रेगुलरली प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, इनमें किसके अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो मियोसिस के जरिए नहीं, माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस करवाए जाते हैं और वो मुस्तकिल तौर पे प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हनी भी है, डी वाला ऑप्शन। डी वाले ऑप्शन में यानी जो स्पर्म्स बना करते हैं वो मुस्तकिल तौर पे बना करते हैं और जब वो बनते रहते हैं तो अब हनी बी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उनको फर्टिलाइज करे या विदाउट फर्टिलाइजेशन एग को ले कर दे। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन एग ले हो जाता है तो वो मेल ड्रोन में तब्दील हो जाता है। हाँ जी, ये हमारा जो दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला ये कंप्लीट हो गया। आगे हम रिप्रोडक्शन इन मैन में बिलखसूस बात करेंगे और इन्हीं में मौजूद MCQs को डिस्कस करेंगे। इधर हम देखेंगे 25 वाला, दे प्रोवाइड लिक्विड मीडियम, वो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को वाइल दे आर इन द ट्यूब, जब वो ट्यूब्स में होते हैं। तो इनमें से कौन से जो ऑप्शन में दिया हुआ जो सेल्स है वो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट करता है? तो आपने बड़ा हुआ रिप्रोडक्शन इन मैन में कि जो सेर्टोली सेल होते हैं, सेर्टोली सेल ये नरिशमेंट भी, ग़िज़ा भी मुहैया करते हैं स्पर्म्स को जब वो नालियों में होते हैं और उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इधर भी ये सी ऑप्शन। आगे 26 द कम्प्लीट ड्रॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको मेनोपॉज नाम दिया जाता है। मेनोपॉज ह्यूमन फीमेल में जो आपने पढ़ा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज अ साइक्लिक एक्टिविटी, बट एक मखसूस एज के बाद ऑलमोस्ट 45 ईयर्स एज के बाद एग प्रोडक्शन रुक जाती है, एग का बनना रुक जाता है और उस अमल को नाम दिया जाता है जी मेनोपॉज। सी ऑप्शन
करेक्ट होगा। आगे 27 पे यूट्रस ओपनिंग इन टू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, ये एक बुक की एज इट इज लाइन को कॉपी किया गया है। दरमियान में वेजाइना होती है और वेजाइना से इस तरफ सॉरी इधर जी इधर यूट्रस इधर ये सर्विक्स होगी और इस तरफ यूट्रस होगी और इधर वेजाइना होगी। वेजाइना तो हम कह सकते हैं यूट्रस वेजाइना में सर्विक्स के थ्रू ओपन होगी, यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा, वेजाइना और सर्विक्स वाला, यानी सी ऑप्शन ये भी यहाँ पे भी करेक्ट होगा। उसके बाद 28 पे मूव करते हैं। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। हाँ जी 28 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन फीमेल, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जस्ट ह्यूमन फीमेल में मौजूद होता है। तो इधर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया हुआ है ये जस्ट ह्यूमन फीमेल में मौजूद होता है। इसके अलावा जितने भी मैमल्स दुनिया में मौजूद हैं उनमें ऑस्ट्रल साइकिल होता है या दीगर ऑर्गेनिज्म में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट ह्यूमन फीमेल में होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी 19 में जी ड्यूरिंग डिलीवरी, जब एक बेबी की डिलीवरी होती है ह्यूमन फीमेल में जो एवरेज लॉस ऑफ ब्लड होता है वो 350 मिलीमीटर क्यूब होता है। 350 मिलीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब आई थिंक। चलें आगे 30 पे मूव करते हैं। इन ह्यूमन में हाउ मैनी ओवा आर यूजली डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट वन टाइम, एक वक्त में कितने ओवन ह्यूमन फीमेल में प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि 28 डेज में या 1 मंथ में ओनली 1 ओवम प्रोड्यूस हो सकता है फीमेल में। बाकी ऑर्गेनिज्म में जो दीगर ऑर्गेनिज्म है ये नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो ह्यूमन फीमेल में 1 मंथ में यानी एट अ टाइम ओनली सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। रेयर केसेस में बाज़ औक़ात एग जो है ना वो डिवाइड कर जाता है और जब एग डिवाइड कर जाता है तो उसके नतीजे के तौर पे ट्विन्स वगैरह वजूद में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ओनली 1 एग वाला जो ऑप्शन है अल्फ़ा ऑप्शन वो करेक्ट होगा, अल्फ़ा ऑप्शन। उसके बाद है जी विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की आपने 2 किस्में पढ़ी हुई हैं, एक किस्म को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक किस्म को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो नीचे दी हुई डिजीज़ में से एक डिजीज़ कॉज करता है और उस डिजीज़ को हम नाम देते हैं जी गनोरिया। गनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ गनोरिया ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। ऊपर जो 28 MCQs है 29 MCQ नंबर, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 350 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये ऑप्शन जो है ना वो सी में दिया हुआ है, ये ऑप्शन 350 सेंटीमीटर क्यूब ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये 30 MCQ पर देखिएगा। इन ह्यूमन ये भी हो गया, हाउ मैनी ओवम आर प्रोड्यूस, अल्फा ऑप्शन इसका, बल्कि गनोरिया वाला भी हो गया। अब हम मूव करेंगे जी 32 MCQ पे। डिक्रीज इन डैश हार्मोन इन मैटरनल ब्लड इंड्यूस बर्थ फिनोमिना, किस हार्मोन का लो होना फीमेल में या मदर में बर्थ के फिनोमिने को स्टार्ट करवाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपने एक पढ़ा हुआ है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना जब ये लोअर होना शुरू हो जाता है तो उसके नतीजे के तौर पे बर्थ का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन यानी प्रोजेस्टेरोन। आगे 33 में मेंस्ट्रुअल स्टेज यूजुअली लास्ट फॉर हाउ मैनी डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो कंडीशन है वो आम तौर पे कितने दिन जो है ना वो रहा करती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेज आम तौर पे 3 to 7 डेज रहा करती है। दिस इज 32, 33, 34, तो 3 to 7 जो है ना सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे 36 में देखेंगे 35 में
34 में जी लैक्टेशन इज प्रोड्यूस बाय, लैक्टेशन किससे प्रोड्यूस होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन और प्लेसेंटल लैक्टोजन भी और ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन भी, ये दोनों लैक्टेशन को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो सी ऑप्शन में बोथ ए और बी का ऑप्शन करेक्ट होगा। 35 MCQ में द टोटल जेस्टेशन पीरियड, टोटल जो जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में है वो ऑलमोस्ट 9 मंथ, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज जो है ना वो नॉर्मल पीरियड है। किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए, ये जेस्टेशन पीरियड के लिए। बेबीज़ प्रोड्यूस बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो टेस्ट ट्यूब में या विट्रो में फर्टिलाइजेशन करवा के बेबीज़ को प्रोड्यूस करवाया जाता है, उन बेबीज़ को टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोला जाता है, दैट इज़ बी ऑप्शन, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। और 280 वाला भी बी ऑप्शन है। आगे है जी 38 MCQ, द फर्स्ट कन्व्यूलेटेड पार्ट ऑफ द वास डेफरेंस का जो पहला कन्व्यूलेटेड पार्ट है दैट इज़ नोन एज एपिडिडिमस और उसके बाद वास डेफरेंस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम मूव करेंगे जी MCQ 39 पे, 39 पे मूव करेंगे और 40 और 41। 39 को देखिएगा, प्लेसेंटा सेक्रेट हार्मोन नेसेसरी टू मेन प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा जो है ना वो आर्जी तौर पे एक एडिशनल एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है दैट प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। 40 पे देखिएगा, 40 MCQ में ट्रिपोनिमा प्लाडिम ये सिफिलिस की बीमारी पैदा करता है। आपको जो रिप्रोडक्शन वाला पेज है इसमें जो लास्ट पेज दिया हुआ है इस चैप्टर में वो इसी डिजीज़ के बारे में दिया हुआ है और वहाँ पढ़ेंगे कि सिफिलिस जो है ना वो ट्रिपोनिमा प्लाडिम की कॉज करता डिजीज़ है। इन ह्यूमन फीमेल टेम्पररी एडिशनल एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, आर्जी तौर पे जो एक एडिशनल एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बना करती है ह्यूमन की फीमेल में, दैट इज प्लेसेंटा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लेसेंटा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ तक हमारे 18 चैप्टर के कंप्लीट MCQs जो है ना वो डिस्कस हो चुके हैं। अगर कोई बात नहीं क्लियर होती है तो आप कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। अगले MCQs की डिस्कशन में अल्लाह करे कॉलेज ओपन हो जाएं और हम जो है फिज़िकली ही अपने काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर मंडे से पहले हमारी डिस्कशन हुई तो हम जो अगला अपना 19 चैप्टर होगा जिससे कि MCQs को डिस्कस करेंगे। भरपूर अपनी तैयारी जारी रखें, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।